नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन। नवरात्र के 5वें दिन होती है मां शक्ति के 5वें रूप स्कंद माता की पूजा। मां दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता ममतामयी रूप होता है और इनकी पूजा करने से बुद्धि विकास होता है और ज्ञान भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि सच्चे मन से स्कंद माता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 19 अक्टूबर को हाथरस आ रहे हैं। सीएम योगी बागला कॉलेज के मैदान में बीजेपी महिला मोर्चा के बैनर तले होने वाले नारी वंदन सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही विकास की परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। 18 अक्टूबर को पूरे दिन कार्यक्रम स्थल पर अफसर और बीजेपी के नेता तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देते नजर आए। पुलिस अधीक्षक देवेश कुमार पांडेय ने अन्य जिलों से आए पुलिस बल को दिशा निर्देश दिए। भाजपाइयों ने भी सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। महिला मोर्चा ने के नारी वंदन कार्यक्रम के लिए भाजपाइयों ने अपने क्षेत्र में भ्रमण करके महिलाओं को कार्यक्रम के बारे में जानकारी भी दी है। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने की अपील की गई है। और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने। हिंदू हूं, हिंदू की बात बोलूंगा। भारत में हिंदू की बात नहीं बोलूंगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर बोलूंगा। बता दें आपको ये बड़ी खबर, जहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने कहा, भारत में नहीं बोलूंगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर बोलूंगा। हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात बोलूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में जाकर बोलूंगा। हिंदू हूं, हिंदू की ही बात बोलूंगा। बता दें आपको, भारत में हिंदू की बात नहीं बोलूंगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर बोलूंगा, ऐसा कहना है हेमंत बिस्वा शर्मा का। बड़ी खबर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हिंदू हूं, हिंदुत्व की ही बात करूंगा। भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में जाकर बोलूंगा। बता दें आपको, हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान, जिस पर धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं भी जरूरी तौर पर सामने आएंगी। फिलहाल ये बयान उनका सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू हूं, हिंदू की ही बात बोलूंगा। और पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर, माफ कीजिएगा, अटारी वाघा बॉर्डर पर आज सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया जाएगा। अटारी वाघा बॉर्डर पर तिरंगे का नया पोल स्थापित किया गया है। अटारी सरहद पर आज फहराया जाने वाला तिरंगा देश का सबसे ऊंचा होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 19 अक्टूबर को अपनी अमृतसर यात्रा के दौरान 418 फीट ऊंचे देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन करेंगे और अपनी यात्रा के दौरान दरबार साहिब में भी माथा टेकेंगे। अटारी बॉर्डर पर तिरंगे के लिए लगाए गए पोल की ऊंचाई पाकिस्तान से भी 18 फीट ऊंची है। इसी के साथ ही पहले भारतीय तिरंगे के पोल की ऊंचाई 360 फीट थी। वहीं पाकिस्तान के झंडे की पोल की ऊंचाई 400 फीट है। वहीं अब नव स्थापित तिरंगे की ऊंचाई 418 फीट है, जो पाकिस्तान से अधिक ऊंचा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, क्या कुछ जानकारी है कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल नेहा, भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन 2017 से बॉर्डर पर झंडा युद्ध की स्थिति जरूर देखी जा रही है। 2017 में भारत की तरफ से जब 360 फीट ऊंचा झंडा फहराया गया था, तो उसी साल अगस्त में पाकिस्तान की तरफ से 400 फीट ऊंचा झंडा फहराया गया था। अब भारत की तरफ से एक नया पोल तैयार किया गया है जिसकी ऊंचाई 418 फीट है। वो भारत का ही सबसे ऊंचा झंडा नहीं होगा, बल्कि साउथ एशिया का सबसे ऊंचा झंडा ये होने जा रहा है और बड़े गौरव की बात है देश के लिए। साथ ही साथ इसकी जो संरचना की गई है पोल की, वो अंदर से खोखला है जिसमें कि लिफ्ट होगी और सीढ़ियां भी होंगी। तो ये चेक पोस्ट का काम भी करेगा। इससे हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो देख सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। दूसरा, इसकी लागत की यदि बात करें तो 3.5 करोड़ के आसपास इसकी लागत आई है जिससे ये बनकर तैयार हुआ है। आज
नितिन गडकरी और जो स्थानीय सांसद हैं गुरमीत सिंह औजला, उनकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन होगा। लंबे समय से ये बनकर तैयार था, मई से ही तैयार था, और जो लोग वहां जाते हैं बॉर्डर पर घूमने के लिए उनको बड़ी नागेंद्र, खाली पोल को देखते हुए। कितने बजे तक उद्घाटन होगा, कितने बजे तक पहुंचेंगे नितिन गडकरी, और लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह अब ये सबसे ऊंचा झंडा साउथ एशिया का होने जा रहा है, उसको लेकर काफी खुशी लोगों के बीच में है। और जो लोग वहां पर जाते हैं, जिनको निराशा ये हो रही थी कि सिर्फ पोल ऐसे ही दिखाई दे रहा था, आज जब उस पर तिरंगा शान से लहराता हुआ दिखाई देगा तो निश्चित तौर पर सबको गर्व की अनुभूति होगी। और दूसरा, जो टेक्निक झंडा को बनाने में लगाई गई है, जो पैरासूट का जो मटेरियल होता है उससे ये तैयार किया गया है, तो किसी भी मौसम में इसको ना तेज हवा से प्रॉब्लम होगी, ना पानी से प्रॉब्लम होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से जो झंडा है वो तैयार किया गया है, और आज जब वो शान से लहरेगा तो निश्चित तौर पर हर भारतीय को उस पर गर्व होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। और मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने बुधवार को तमिलनाडु के 3 जिलों मदुरई, रामनाथपुरम और शिवनगई जिलों में रैली निकालने की आरएसएस की मांग खारिज कर दी है। संघ ने मदुरई बेंच के पास एक याचिका दाखिल करके 22 अक्टूबर को राज्य के 14 जिलों में 20 जगह पर रैली निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसे सिर्फ 11 जिलों में रैली की अनुमति मिली है। राज्य के 3 जिलों में अनुमति नहीं दी गई है। बता दें आपको कि 3 जिलों में रैली करने की अनुमति नहीं दी गई है। आरएसएस की ओर से 14 जिलों में रैली करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है जिसमें 3 जिलों में रैली करने की अनुमति नहीं दी गई है, 11 जिलों में रैली करने की अनुमति दी गई है। ये मामला लंबे समय से चला आ रहा था। इसी बीच अब मद्रास हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है जिसमें 11 जिलों में रैली करने की अनुमति दी गई है, लेकिन 3 जिलों में आरएसएस को रैली करने से मना कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम शील जुड़ चुके हैं। ओम, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर आपको? से 20 जगहों पर रैली के लिए अनुमति मांगी थी, जिसको लेकर मद्रास कोर्ट ने अब अपना फैसला जाहिर कर दिया है, और उसने मात्र कुछ जगहों पर ही ये अपना फैसला सुनाया है कि पर सिर्फ आप रैली कर सकते हैं और आप विरोध कर सकते हैं। आपको बता दूं कि 14 जिलों की मांग थी, जिसमें से सिर्फ ये कार्रवाई की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरएसएस का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि ये रैली उनकी 22 तारीख को भी है, जिसको लेकर अभी अनुमति मिली है। जो 14 जिलों में से 11 जिलों में ही मात्र उनकी रैली होगी, और अब जो 29 तारीख को रैली होनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनको अनुमति मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। इस पर हाईकोर्ट का साफ तौर पर ये कहना था कि अगर कोई भी अनुमति अगर आपको चाहिए तो आप पुलिस को या तो 3 दिन, नहीं तो 3 से 5 दिन के भीतर आप बताओ, तभी आपको अनुमति मिल पाएगा। याचिकाकर्ताओं का साफ तौर पर कहना था। किन 3 जिलों में अनुमति नहीं दी गई है और इस पर कोर्ट की क्या टिप्पणी थी? तमिलनाडु के 3 जिले जो खास तौर पर आरएसएस चाह रहे थे कि वहां पर हमारा रैली हो और लोग आए, तो उन जिलों पर नहीं दी गई है। और साफ तौर पर अधिकारियों का ये कहना है कि हमारे पास ये चिट्ठी आई थी, ये मांग आई थी कि हमें अनुमति चाहिए। हमने अनुमति दी और हमारे पास बहुत कम टाइम पे ये अनुमति के लिए चिट्ठी आई, जिसके बाद से हम इस पर फैसले कर रहे थे। तब तक याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में याचिका दायर किया। उसके बाद से ये सारी चीजें हुई जो जस्टिस
चल रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये चीज आपको सिस्टमेटिक वे में करना होगा। आप 3 से 5 दिन पहले अगर पुलिस को सूचित करते हैं तभी पुलिस भी अनुमति देने में सक्षम हो पाएगी, क्योंकि आरएसएस का रैली है नेहा, तो उसको लेकर चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो या फिर तमाम चीजों को लेकर, सारी चीजों को लेकर पुलिस हो या फिर प्रशासन हो, उनको खासा तौर पर उनको ध्यान देना होता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो जिन 11 जिलों में रैली की अनुमति दी गई है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है और लोगों की भीड़ को हैंडल करने में प्रशासन का क्या। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ओमशील ज्यादा जानकारी के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोतिहार जाएंगी, जहां वो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी और आज शाम को मुर्मू पटना एम्स के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। बता दें कि 20 अक्टूबर को वो पटना से गया जाएंगी, जहां पर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। इस दिन उनके महाबोध मंदिर में भी जाने की संभावनाएं हैं। इसके बाद वो गया के लिए रवाना हो जाएंगी। वहीं राष्ट्रपति के बिहार आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में दिवंगत बीजेपी नेता प्रमोद महाजन के नाम पर 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इनसे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। बता दें कि विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। हर केंद्र में कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग जगत के भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाएगा। इन केंद्रों को स्थापना से संबंधित क्षेत्रों अधिक सक्षम और कुशल मानव कार्यबल विकास करने का दिशा में प्रगति हासिल करने में मदद करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से सिंगापुर की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वो भारतीय मिशन प्रमुखों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। बता दें कि इससे पहले एस जयशंकर वियतनाम की यात्रा पर थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने मतदान होना है। सभी दल अब चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 53 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। बता दें कि कांग्रेस ने पिछले दिनों ही 30 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। तेलंगाना और मिजोरम में भी कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ चुकी है, लेकिन पार्टी की तरफ से राजस्थान में सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अभी यहां पहली लिस्ट भी जारी नहीं हुई है। इजराइल हमास युद्ध में गाजा पट्टी में अस्पताल पर मिसाइल अटैक में कम से कम 500 लोगों के मरने की खबर सामने आई। इस घटना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल मची हुई है। इस भीषण हमले के बाद से अरब देशों के साथ अमेरिका के साथ होने वाली शिखर सम्मेलन बैठक से इनकार कर दिया है। गाजा अस्पताल में बड़े हवाई हमले के बाद एक ही झटके में 500 लोगों की जान चली गई। हमास ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि इजराइल ने इसका ठीकरा हमास के सिर पर फोड़ दिया है। तो वहीं दुनिया भर में देशों ने इस हमले की निंदा की। इजराइल के लिए समर्थन जुटा रहे अमेरिका को इस हमले से बड़ा झटका लगा है। अरब देशों ने बाइडेन के साथ अपनी शिखर बैठक को रद्द कर दिया है। इससे अमेरिका की विडंबना ही कहेंगे कि जब अमेरिका ने अपने अभियान की शुरुआत की तो उसी समय ये हादसा हो गया। गाजा के अस्पताल में हुए हवाई हमले का असर इजराइल और अमेरिका पर देखने को मिल रहा है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने घोषणा की कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास की बाइडेन के साथ होने वाली बैठक रद्द कर दी है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात,
बहरनी, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की ने अल अहली अस्पताल पर बमबारी के इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका राष्ट्रपति 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास हमले के बाद बाइडन हमास को खत्म करने के लिए इजराइल के समर्थन की अपील कर रहा है, तो वही मौके का फायदा उठाते हुए हमास ने हवाई हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। हमास के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को अपनी आक्रामकता के लिए करार दिया है। हमास ने लोगों और अरब देशों को भड़काते हुए कहा कि सभी फिलिस्तीनी लोगों से बाहर निकलने और कब्जा बसने वालों का मुकाबला करने की मांग की। साथ ही अरब ने मुसलमानों से इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। तो वही इजराइल दौरे पर गए अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजराइल के पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि गाजा के अस्पताल में ब्लास्ट के पीछे इजराइल का हाथ है। उन्होंने इशारों में इस मामले के पीछे हमास का हाथ होने की संभावना जताते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि इस मामले के पीछे कोई दूसरी टीम है। इस पर अमेरिका पर जोर देते हुए कहा गया कि आतंकवादी समूह हमास ने 1300 से अधिक लोगों की हत्या की, जिसमें 31 अमेरिकी भी शामिल हैं। उन्होंने बच्चों सहित कई लोगों को बंधक बना लिया है। अभी तक इजराइल और हमास युद्ध में मानवीय रूप से इजराइल का पलड़ा भारी था, लेकिन गाजा के अस्पताल में विस्फोट के बाद परिदृश्य बदल चुका है। अरब देशों से लेकर WHO ने इस हमले के लिए इजराइल की निंदा की है। अमेरिका ने जिस तरह से इस मुद्दे पर इजराइल का समर्थन किया है, इससे विश्व की नजर रूस, चीन की भूमिका पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। और इजराइल की सेना जहां एक और गाजा में घुसकर हमास का सफाई करने के लिए तैयार है, वहीं अब इस युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो गई। अमेरिका ने 2000 सैनिकों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग में अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो कई देशों को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि कोई भी मुसलमानों का सामना नहीं कर सकता। अगर इजराइल गाजा में कार्रवाई जारी रखता है तो फिर दुनिया भर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब ईरान और अमेरिका की एंट्री से दुनिया पर एक नए महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। 1979 की क्रांति के बाद से ईरान लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। आयतुल्लाह खामेनेई की सरकार भी फिलिस्तीन को न सिर्फ मदद देती है, बल्कि आतंकी संगठन हमास को सैन्य समर्थन भी देती है। उन्होंने इजराइल के लोगों को अपराधी बताते हुए उन्हें सजा देने की बात कही है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा मुकाबले की बात कही है। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल है, जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच छिड़े ये युद्ध अब कई मोर्चों पर जा सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ऐसे मिसाइल हैं, ऐसी तकनीक है जो वो इजराइल के काफी भीतर तक वार कर सकता है। इस रेजिस्टेंस फोर्स के सीरिया और इराक के भी कई हथियारबंद संगठन शामिल हैं। इसलिए अगर इजराइल गाजा में घुसता है तो कई आतंकी संगठन इस युद्ध में घुस सकते हैं। वह UN बार इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बना रहा है, लेकिन 1400 लोगों की हत्या के बाद भड़के इजराइल का साफ कहना है कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेगा। वहीं अमेरिका ने 2000 सैनिकों को तैयार कर रखा है, जिन्हें कभी भी मध्य पूर्व में तैनात किया जा सकता है। अमेरिका की मैरीन रैपिड रिस्पांस फोर्स भी इजराइल की सीमा के आसपास मंडरा रही है। लेबनान को संदेश देने के लिए एक अवरोध के रूप में इन 2000 फौजियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वो ग्राउंड फाइट से दूरी बनाए रखेगा। फिलिस्तीन और इजराइल के इस युद्ध में जिस तरह से धीरे धीरे भारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है, उससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट जंग के साए में है। अब देखना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग अब आखिर में क्या रूप लेती है। रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।